हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है वो हम मनोविज्ञान के क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। तो आज है वो स्टार्ट करेंगे हम 130 नंबर से है वो हम 160 नंबर तक क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो सीधा स्टार्ट करते हैं हम कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वो क्या है। विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित। जो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में है सबसे बड़ा जो योगदान है वो है बाल केंद्रित के रूप में। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर का कि एक अध्यापक या फिर अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर है वो यह अनुमान है वो लगाया। ए ऑप्शन है कि विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग रूपों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। सी ऑप्शन है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। डी ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया होती है। तो जो विकास होता है वो व्यवस्थित क्रम में होता है, यानी कि सबसे अगर वो वर्ग बनाने में है वो कठिनाई अनुभव कर रहा है तो उसने अपने आप ही अनुमान लगा लिया कि अगर वो हीरे का जो डायग्राम है वो बनाएगा तो भी, क्योंकि वर्ग है वो होता है सीधा और हीरे को बनाने के लिए है उसकी जो आकृति है वो षष्ठकोणीय है वो करनी पड़ेगी। तो जो अध्यापक या अध्यापिका है उन्होंने ये अनुमान है वो लगा लिया कि हीरा बनाएगा तो भी कठिनाई अनुभव है वो करेगा। तो कहा है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में रहने के प्रति है वो होने की प्रवृत्ति से संबंध है वो रखता है। तो इस क्वेश्चन में जो सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है। यह विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों के कारण होता है। ए ऑप्शन है परिमार्जिता का सिद्धांत, निश्चित व पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। जो ये क्या होता है कि जो दोनों की आयु समान है लेकिन उनके मानसिक और जो सामाजिक विकास में अंतर का प्रमुख कारण है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने आप में है वो भिन्न होते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा व्यक्तिगतता का सिद्धांत। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यता एवं रुचियों में समान नहीं होते। सही बात है ये। और अधिगमकर्ता में कोई भी अभिनिष्ट गुण नहीं होते, न ही अभिनिष्ट लक्षणों में गलत होता है, क्योंकि ये अभिनिष्ट गुण तो है वो होते हैं प्रत्येक अधिगमकर्ता के अंदर है वो अलग अलग जो उभयनिष्ठ गुण है वो प्रकट होते हैं। सी नंबर ऑप्शन है कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यचर्या है वो संभव है नहीं है। डी ऑप्शन है कि एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना है वो असंभव है। ऐसी कोई बात नहीं है, संभव हो सकता है। और इस सी नंबर ऑप्शन में है वो भी हमें दिया है कि अधिगमकर्ता के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यचर्या है वो बनाना पाठ्यचर्या संभव है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे सटीक आंसर बैठता है वो ए नंबर ऑप्शन है वो बैठता है। तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जो जटिलता है वो शुरू हो जाती है। तो ये हो जाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था। तो ये शैशवावस्था के अंदर है वो शुरू हो जाती है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाए हैं वह है। ए ऑप्शन है J.F. हर्बर्ट, ई सिम्पसन, B.S. ब्लूम या E.B. हरलॉक। तो जो पाठ योजना है वो दर्शाई है, सबसे पहले जो पाठ योजना के बारे में जो बताने वाले थे वो थे हर्बर्ट ने है वो पाठ योजना के बारे में है वो बताया है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र है वो नहीं है। ए ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर
होता है शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये नहीं होता। सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होता है। पूर्ण से अंश की ओर होता है। तो सबसे पहले हमें नहीं है वो पूछा है, तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन है चिंतन उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य। तो जो उद्देश्य के आधार पर है वो 3 प्रकार है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। लेकिन जो चिंतन उद्देश्य है वो इसके अंदर है, वो नहीं आता। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है संश्लेषण, मूल्यांकन या विश्लेषण। तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है वो हमसे पूछा है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले ज्ञान के अंदर आता है ज्ञान, फिर अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जो लास्ट वाला जो स्तर है वो हमसे पूछा है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर है वो कहा गया है। तो आश्रित चर है वो किसे कहा गया है, यानी कि एक आश्रित है वो होता है, बालक है वो होता है अपने शिक्षक के ऊपर है, वो आश्रित होता है। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन है छात्र इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। ये ऑप्शन है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बी ऑप्शन है बच्चे की गणित, विज्ञान और भाषा सीखने में, सी ऑप्शन है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने में, और डी ऑप्शन है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने में। तो शिक्षक की भूमिका है वो होती है एक सीखने के लिए अच्छे सुलभकर्ता के रूप में है, वो बालक को है वो ज्ञान है वो दिया जाए। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है आजीविका कमाना, बी ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, सी ऑप्शन है पढ़ना और लिखना सिखाना, और डी ऑप्शन है बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का है वो सर्वांगीण विकास करना, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, स्वेगात्मक और नैतिक विकास है, वो सभी विकास है वो करना है, वो शिक्षा का है वो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो माना गया है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्रों को दंडित करना नहीं, चुटकुले सुनाना ये भी नहीं, अधिगम परिस्थितियां है वो उत्पन्न करना और आराम करना चाहिए तो बिल्कुल नहीं होता, तीनों है वो बिल्कुल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो पॉजिटिव आंसर है वो हमारे पास है, वो हमें राइट है वो करना है। तो इस क्वेश्चन में जो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आगमन विधि का कौन सा पद है वो नहीं है। ए ऑप्शन है विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण होता है, बी ऑप्शन है परिकल्पनाओं का निर्माण, सी ऑप्शन है अवलोकन, और डी ऑप्शन है हमारे पास सामान्यकरण। तो जो परिकल्पनाओं का जो निर्माण है वो इसके अंदर है वो नहीं होता है, और हमें नहीं है वो ही पूछा है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर का कि हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद होता है, दूसरा पद है वो हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। ए ऑप्शन है तैयारी, सामान्यकरण, प्रस्तुतिकरण, और डी ऑप्शन है विश्लेषण। तो जो हर्बर्ट उपागम में गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद है वो हमें पूछा है, तो दूसरा पद है वो आ जाएगा प्रस्तुतिकरण है वो होता है, यानी सबसे पहले तैयारी करते हैं, तैयारी के बाद है वो प्रस्तुतिकरण है वो इसका होता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन यानी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्य के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित होती है। यानी विभाजन, तुलना है वो होती है जो विभाजन करना
तुलना करना, आलोचना करना, यानी कि सबसे पहले ज्ञान हो गया, फिर अवबोध की है वो प्राप्ति हो गई और दैनिक जीवन में उसे उपयोग भी कर लिया। इसके बाद है वो विश्लेषण है, अलग अलग तरीके से है वो सोच पाता है। तो आलोचना करना और उसकी क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्य के अंदर है, वो विश्लेषण के अंदर है, वो आती है। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले उच्चारण देना, फिर निष्कर्ष निकालना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना। डी ऑप्शन है पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो निगमन प्रणाली का तात्पर्य है वो हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हम नियम बताएंगे, उसके बाद है वो उसकी व्याख्या है वो प्रस्तुत है वो करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि इस उदाहरण के माध्यम से है वो आगमन विधि में यानी विशिष्ट प्रकार का उदाहरण है वो दिया जाता है। इसके बाद उसका है वो सामान्यकरण है, वो बालक है वो उसे समझ पाता है। तो इस क्वेश्चन में जो विशिष्ट से सामान्य की ओर है वो आ जाएगा राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि हर्बर्ट की पंच परदीय प्रणाली में परिगणित पद है वो नहीं है, हमसे पूछा है इसकी क्वेश्चन में कि हर्बर्ट की जो पंच परदीय प्रणाली में परिगणित पद है वो नहीं है, पूछा है। ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, सी ऑप्शन है उद्देश्य और डी ऑप्शन है मूल्यांकन। तो पंच परदीय पद्धति है इसके अंदर मूल्यांकन है वो नहीं होता है, तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, यह विधि है वो कौन सी होती है। ए ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या प्रयोजना विधि। तो खोज के लिए है वो हमें पूछा है, तो खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक विधि है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में कार्यरत संस्थानों में सबसे अधिक उपयोगी है वो क्या होता है। ए ऑप्शन है सामान्य शिक्षा, विषय वस्तु विशेषज्ञता, व्यावसायिक शिक्षा और गृह विज्ञान। तो शिक्षा कार्यरत संस्थानों में सबसे अधिक उपयोगी है वो हमारे पास है विषय वस्तु की जो विशेषज्ञता है वो होती है, वो सबसे उपयोगी है, वो इन ऑप्शन के अनुसार है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है। ए ऑप्शन है आवर्ती का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए है वो हम बार बार अगर आवर्ती करेंगे तो है वो हमारे जो ज्ञान की प्राप्ति है वो स्थायी होती जाएगी। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से है वो संबंधित है वो होती है, यानी कि सबसे पहले परिभाषित ही है वो हम किसी को कर रहे हैं तो परिभाषित करना है वो सबसे पहले आ जाता है ज्ञान के उद्देश्य के अंदर। तो ए ऑप्शन है ज्ञान बोध प्रयोग और विश्लेषण। तो मैंने आपको बताया कि ज्ञान के अंदर है वो आ जाता है, तो ए नंबर ही ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभव के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति है वो कर रहा है। ए ऑप्शन है अभिवृत्ति, ज्ञान, ज्ञानोपयोग या प्रयोग, यानी छात्र है वो गणित की जो समस्या है उसे स्वयं हल कर रहा है, यानी कि वो ज्ञान का है वो उपयोग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो ज्ञान का उपयोग है वो आ जाएगा, ज्ञानोपयोग है वो आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है वो होंगे। तो जो ये क्वेश्चन है यानी कि विज्ञान के अंदर है वो चित्र बनाने से संबंधित क्वेश्चन है, यानी वो अपने आप का जो कौशल है वो विकसित कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है वो हमें दिया गया है, कौशल है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनती है। जो पाठ्य योजना है वो
किसी के अंदर भी है वो बनाई जाएगी, तो ये पाठ्य योजना है वो हर्बट की जो पंचपर्दीय पद्धति है इसी के आधार पर है, वो पाठ्य योजना का है वो निर्माण है वो होगा। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इकाई योजना बनाने के लिए है वो मोरिसन की जो टेक्निक है वो यूज में है वो ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो शिक्षक को रोचक और सार्थक बनाने के लिए है वो हमसे पूछा है। तो ए ऑप्शन है चार्ट, कंप्यूटर, पाठ्य पुस्तक या श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इस क्वेश्चन में जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि रोचक बनाना है यानी पहले हम दिखाएंगे, दिखाने के बाद है वो हम श्रव्य और दृश्य सामग्री यानी सुनाएंगे और उसे दिखाएंगे, तो बालक का जो ज्ञान है वो सबसे अधिक स्थायी है वो हो जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, रोचक भी बन जाएगी और हमारे सिखाए गया जो ज्ञान है वो सार्थक भी है वो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, पत्राचार या अच्छे वस्त्र। तो व्यावसायिक उन्नयन के लिए है वो उपयोगी है वो निरौपचारिक शिक्षा है वो हो जाएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि निरौपचारिक शिक्षा व्यावसायिक ज्ञान है वो हमें देना है। तो व्यावसायिक शिक्षा में जो बी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा निरौपचारिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण में कितने प्रकार का सह संबंध मिलता है। ए ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो शिक्षण के अंदर है वो सह संबंध मिलता है 3 टाइप का है, वो आपस में सह संबंध है वो इसके अंदर है वो मिलता है। इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है वो मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन थे उन उसके अंदर है वो डिटेल से है वो मैंने है वो आपको बताई है। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में जो अध्यापक का है वो सबसे पहले है वो हमसे पूछा है कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले है वो हम क्या बनाते हैं, वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ्य योजना या प्रतिमान। तो सबसे पहले है जो अध्यापक है वो डिसाइड करेगा वो वार्षिक योजना है वो बनाएगा, और इसके बाद है वो इकाई योजना और फिर डेली डेली जो पाठ्य योजना है उसका है वो निर्माण करेगा। तो इस क्वेश्चन में 160 नंबर वाले क्वेश्चन में ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कंटिन्यू है वो करेंगे कल। तब तक के लिए है वो आप सभी को धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।